भारतीय फौज ने द्वारका शहर में मोर्चे बना लिए थे। हमने यही फैसला किया था कि जैसे ही रात का अंधेरा हो हम शेर खान के मकान से निकलकर जलगाम की खाड़ी वाली पहाड़ी कमीनगाह में चले जाएंगे। खालिद ने उस खुफिया जगह के बारे में बताया था कि वो हमारे मुजाहिदों ने हंगामी सूरत हाल के लिए बनाई हुई है। उसने मुझे ये भी बताया कि वो खुफिया जगह बहुत महफूज है, चारों तरफ वीरान टीले हैं और उधर कोई आबादी भी नहीं है। मैंने कहा लेकिन हम वहाँ कब तक छुपे रहेंगे, ये बताओ कि वहाँ से भोपाल जाने का क्या सिलसिला हो सकेगा। कमांडो खालिद बोला, जिस किस्म के शहर के हालात शेर खान ने बताए हैं उनको देखा जाए तो हम एक हफ्ते से पहले तो वहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि इन टीलों से 1 मील आगे नारियलों का एक जखीरा है जहाँ से एक रास्ता काठियावाड़ जाने वाली बड़ी सड़क को जा निकलता है। यही हो सकता है कि हम मुनासिब मौका देखकर वहाँ से बड़ी सड़क पर पहुँचे और वहाँ से अलग अलग होकर किसी लारी या बस में बैठकर काठियावाड़ पहुँच जाएं। वहाँ से हमें भोपाल जाने वाली गाड़ी मिल सकती है। शेर खान चला गया। उसने एहतियात के तौर पर जाते हुए मकान को बाहर से ताला लगा दिया। हमें भी हिदायत की कि हम खिड़कियों को न खोलें और अंदर ही बैठे रहें। हमारे पास किसी किस्म का असलहा नहीं था, सिर्फ 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल और 2 फालतू मैगजीन थे। 2 कमांडो चाकू भी थे। उनको हमने मकान के एक कोने में महफूज जगह पर छुपा दिया था। दोपहर के वक्त शेर खान आया तो उसके हाथ में थैला था। कहने लगा, मैं खाना होटल से ही ले आया हूँ। कमांडो खालिद ने बाहर के हालात के बारे में पूछा तो वो बोला, फौज की नफरी ज्यादा हो गई है। हर चौक में चेक पोस्ट है जहां फौजी जिस पर जरा शक पड़े उसको चेक करते हैं। सड़कों पर लोगों की आमदरफ्त भी कम है। ये अफवाह भी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है और पाकिस्तान नेवी के जंगी जहाज द्वारका से कुछ दूर गश्त कर रहे हैं। कमांडो खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस किस्म की अफवाहें इन हालात में फैला ही करती हैं। पाकिस्तान को हमला करने की क्या जरूरत है। सन 65 में भी भारत ने ही पाकिस्तान पर हमला किया था। अब भी भारत ही कराची की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने का प्लान बना चुका है। अगर हम लेजर गन पोस्ट को जान की कुर्बानियां देकर तबाह न करते तो इंडियन फौजी हाई कमान ने पाकिस्तान पर हमला कर देना था। शेर खान बोला, अब तो हिंदू सरकार का पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ सारा नापाक मंसूबा बर्बाद हो गया है। अल्लाह ताला हमारे शहीद साथियों के जन्नतुल फिरदौस में दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने और खालिद ने बैक वक्त कहा, आमीन। मैंने कहा, शहादत का रुतबा बहुत बुलंद है। कमांडो हारून और मुजाहिद कासिम ने शहादत का मर्तबा पाया है और शहीद सीधा जन्नत में जाता है और उस पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। हमने खाना खाया और दूसरे कमरे में जाकर आराम करने लगे। दिन गुजरता जा रहा था, फिर सूरज गुरूब हो गया। शेर खान दोपहर के बाद दुकान पर नहीं गया था, वो हमारे पास ही रहा। जब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो शेर खान ने खाना गर्म किया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया, चाय पी और जलगाम की खुफिया कमीनगाह की तरफ जाने की तैयारियां शुरू कर दी। शेर खान कहने लगा, मैं रात को रोजाना तुम्हारे लिए खाना वगैरह लेकर आ जाया करूंगा। पानी की बड़ी थर्मस तुम अपने साथ ले जाओगे। वो कमांडो खालिद से मुखातिब था। बोला, कमांडर तुम तो इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हो। कोशिश यही करना कि दिन के वक्त तुम ज्यादातर कमीनगाह के अंदर ही रहो। जैसे ही फौज शहर से निकल गई और हालात नॉर्मल हुए मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगा। उसके बाद तुम जिस तरफ भी जाना चाहो जा सकोगे। हमने अपना लिबास वही जैकेट और पतलून ही रखा। एहतियातन हमने अपने पिस्तौल और कमांडो चाकू साथ ले लिए थे। जब रात जरा गहरी हो गई और बाहर खामोशी छा गई तो हम मकान से निकलकर खुफिया कमीनगाह की तरफ चल पड़े। शेर खान के हाथ में थैला था जिसमें खिचड़ी की एक पतीली थी। ये हमें सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त काम आ सकती थी। मैंने पानी से भरी हुई थर्मस उठा रखी थी। शेर खान के मकान से कुछ दूर निकल आने के बाद हम मोहतात होकर चलने लगे थे, क्योंकि दूर बड़ी सड़क पर से हमें फौजी ट्रकों के गुजरने की आवाजें और उनकी हेडलाइट्स की रोशनियां नजर आ रही थी। शेर खान बोला, मेरा ख्याल है शहर में और मिलिट्री आ गई है। खालिद ने कहा, हम बड़ी सड़क से दूर रहकर जाएंगे। शेर खान और कमांडो खालिद ने वहीं से रास्ता तब्दील कर लिया और हम बड़ी सड़क से हटकर उसकी मुखालिफ समत को चल पड़े। उस इलाके की तरफ मैं पहले नहीं आया था। जमीन नाहमवार थी, कहीं कहीं रास्ते में नारियल का या कोई दूसरा दरख्त आ जाता था। हम एक चौहड़ के करीब से भी गुजरे। उसके बाद बिल्कुल ही वीरान और गैर आबाद इलाका शुरू हो गया। शेर खान और खालिद को चूंकि रास्ते की शनाख्त थी इसलिए उन्हें रास्ता तलाश करने और समत बरकरार रखने में दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। रास्ता तब्दील करने की वजह से ज्यादा देर लग गई। अंधेरे में कुछ फासले पर जुनूब की जानिब ऊंचे नीचे टीलों के खाके उभरने लगे। खालिद ने मुझे बताया, हमें इन पहाड़ियों में जाना है। ये पहाड़ियां नहीं बल्कि छोटे छोटे टीले थे जहां किसी तरफ भी आबादी की कोई रोशनी टिमटिमाती नजर नहीं आ रही थी। हम उन टीलों में दाखिल
दाखिल हो गए। शेर खान ने एक जानिब इशारा किया और मुझे कहने लगा, सिर्फ उस तरफ ताड़ के दरख्तों के दरमियान एक कच्चा रास्ता शहर को जाता है, मगर ये रात के वक्त वीरान होता है। दिन के वक्त भी कभी कभी कोई देहाती उधर से गुजरता है। फिर उसने खालिद से कहा, कमांडर, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को उस तरफ से होशियार रहकर जाना होगा। खालिद ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो शेर खान, मैं इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझता हूँ। यहाँ टीलों के दरमियान एक कुदरती गार बना हुआ था। गार का धाना दो साथ साथ खड़ी स्याह चट्टानों के दरमियान था जो समुद्री सरकंडों में छुपा हुआ था। हम गार में दाखिल हो गए। गार में जाते ही शेर खान ने मोमबत्ती जलाकर हाथ में पकड़ी। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने देखा कि उन टीलों के नीचे कुदरत ने अजीब किस्म का अजायब खाना बनाया हुआ था। कहीं छोटे दालान थे, कहीं कुदरती चट्टानों के सुतून छत से फर्श तक आए हुए थे। एक जगह पथरीली दीवार के आगे चटाई बिछी हुई थी। खालिद ने कहा, करमदाद, ये हमारी द्वारका की पहाड़ी खुफिया कमीनगाह है। यहाँ हम कभी कभी आकर छुप जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे और जनसंघी और राष्ट्रीय सेवक संघ के इंतहा पसंद हिंदू यहाँ के मुसलमानों पर वहशियाना जुल्म सितम कर रहे थे। यहाँ हमने कुछ असलहा छुपाया हुआ था जो हम द्वारका के गिनती के मुसलमानों में खुफिया तौर पर तकसीम कर दिया करते थे ताकि वो अपनी जान और अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत कर सकें, क्योंकि यहाँ के हिंदू गुंडा अनासिर को गुजरात प्रांत की हुकूमत बाकायदा असलहा सप्लाई करती थी। शेर खान ने मोमबत्ती पत्थर के एक ताक में रख दी। वो मोमबत्ती का एक फालतू पैकेट और माचिस की डिब्बी भी लाया था। थैले में से खिचड़ी की पतीली और 2 थालियां, 2 चम्मच और ग्लास निकाल कर चटाई की एक तरफ रख दिए। फिर बोला, ये खाना कल शाम तक तुम्हारे लिए काफी होगा, मैं रात होते ही मजीद खाना लेकर आ जाऊंगा। हम चटाई पर बैठ गए। खालिद हंस कर कहने लगा, यहाँ शेर खान के घर वाला आराम तो नहीं है, मगर तुम यही समझना कि हम अपने किसी कमांडो मिशन पर आए हुए हैं। शेर खान बोला, ये कमांडो मिशन ही है। शहर में मिलिट्री आप लोगों की तलाश में छापे मार रही है। मुझे यकीन है कि कल तक मेरे घर की तलाशी की बारी भी आ जाएगी। द्वारका की आबादी ही कितनी है, फौज तो एक एक घर की तलाशी ले सकती है। शेर खान कुछ देर हमारे पास बैठा रहा, फिर अगले रोज रात को आने का कहकर चला गया। कमांडो खालिद ने थर्मस में से पानी निकाल कर पिया और फिर हम अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल कर उन्हें चेक करने और बातें करने लगे। ये हथियार हम अपने साथ ही लाए थे। कमांडो खालिद ने कहा, यहाँ किसी फौजी के आने का इम्कान न होने के बराबर है। ये गुमनाम जगह है और इस किस्म के गार यहाँ के टीलों के नीचे आम पाए जाते हैं। गार की फजा में अजीब सी नमदार बू थी। किसी जानिब से ताजा हवा अंदर जरूर आ रही थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि ये गार काफी कुशादा था और उसकी छत भी बहुत ऊंची थी। ये गार नहीं था बल्कि टीले के अंदर कुदरती तौर पर बने हुए और साथ साथ जुड़े हुए 2 दालान थे जिनको चट्टानी सुतूनों ने अलग किया हुआ था। हमने अपनी अपनी घड़ियों पर वक्त देखा। रात के 10 बजने वाले थे। खाना और चाय हम शेर खान के मकान पर ही खा पी कर आए थे। ताक में मोमबत्ती जल रही थी। हम भोपाल की बातें करने लगे। उसने जमीला का जिक्र छेड़ दिया। कहने लगा, करमदाद भाई, किसी किसी वक्त मुझे ख्याल आता है कि हमारी भाभी जमीला भी दलेरी और बहादुरी में तुमसे कम नहीं है। ये जवा हिम्मत खातून किस बहादुरी और सब्र इस्तिकामत से न सिर्फ अपने खानदान की जुदाई बल्कि दुश्मन मुल्क में तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि कभी हरफे शिकायत जबान पर नहीं लाती। मैंने ठंडा सांस भरकर कहा, यह सिर्फ इसलिए है कि जमीला को अल्लाह ताला की जात पर बड़ा भरोसा है। उसका ईमान बहुत पुख्ता है। वो अल्लाह की रजा में राजी है। दूसरी बात यह है कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हों तो फिर पेश आने वाली कोई मुसीबत नहीं लगती और मोहब्बत तो आजमाइशों की भट्टी में तप कर ही कुंदन बनती है। कमांडो खालिद हंसने लगा, करमदाद, तुम वाकई खुशनसीब हो कि तुम्हें भाभी जमीला जैसी बीवी मिली है। कुछ देर तक हम यही बातें करते रहे। फिर खालिद ने दुर्गा नागिन का जिक्र छेड़ दिया और कहने लगा, मुझे उस हिंदू औरत नागिन दुर्गा पर भी तरस आता है। वो बेचारी भी किस मुश्किल में फंस गई है। अब जबकि तुम उसे सांप से इंसानी रूप में वापस ला सकते हो मगर वो तुम्हारे पास नहीं है। हालात ने उसे तुमसे सैकड़ों मील दूर कर दिया है और ये भी मालूम नहीं कि वो भोपाल में ही है या वहाँ से किसी और तरफ निकल गई है। मुझे भी नागिन दुर्गा का ख्याल आया। मैंने कहा, भोपाल जाकर मैं जमीला से मिलने के फौरन बाद नागिन दुर्गा की तलाश में भीरू जी के मंदिर जाऊंगा। खुदा करे कि वो मुझे वहाँ मिल जाए। कमांडो खालिद ने एकदम गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए कहा, करमदाद, तुम जो ये सांप से इंसान और इंसान से सांप बनने की मुश्किल में फंस गए हो तो अल्लाह ने चाहा कि बहुत जल्द तुम्हें इससे निजात मिल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें इसका एक फायदा
जरूर हुआ है कि तुम पर सांप के डसने का बिल्कुल असर नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा, हाँ खालिद भाई, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। जब पहली बार मुझे शेर खान के मकान के बाहर चारपाई पर बैठे बैठे एक मादा सांप ने डसा था तो मैं वाकई घबरा गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि सांप का जहर बेअसर हो गया है तो फिर अचानक मेरे जहन में ये प्लान आया कि अगर मैं उस मादा सांप के नर को भी किसी तरह पकड़ लूं तो ये हमारे कमांडो मिशन में बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। कमांडो खालिद ने कहा, और उन सांपों ने हमारे कमांडो एक्शन को हमारे लिए वाकई आसान बना दिया था, वरना बड़ी लेजर गन के अंदर जो गार्ड मौजूद थी वो मुसल्लह थी और पूरी तरह होशियार थी। हम अगर अपने पिस्तौलों से एक एक को निशाना बनाते और हमारा निशाना भी ठीक टारगेट पर बैठता, फिर भी इस बात का खतरा मौजूद था कि तीसरा सिपाही फायर करके दूसरे फौजियों को खबरदार कर दे और कुछ नहीं तो अंधाधुंध फायरिंग ही शुरू कर सकता था, जिससे हमारे मिशन की कामयाबी नामुमकिन हो जाती। मैंने चटाई पर पांव फैलाते हुए कहा, अभी तक तो मुझ पर सांप का दौरा पड़ने के कोई आसार नहीं है, आगे अल्लाह मालिक है। कमांडो खालिद भी एक तरफ होकर लेट गया, फिर बोला, इंशाअल्लाह अब ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ने तुम्हें इस बीमारी से शिफा अता कर दी है। मैंने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। उसके बाद हम एक आध मिनट तक बातें करते रहे और फिर हमें नींद आ गई। जिस वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि गार में घुप अंधेरा था, मोमबत्ती जल जल कर मोम बन चुकी थी। मैंने उठकर नई मोमबत्ती रोशन की। कमांडो खालिद गहरी नींद सो रहा था। मैंने वक्त देखा, दिन के 11 बज रहे थे। हम काफी देर तक सोए थे। मैंने कमांडो खालिद को जगाना चाहा, फिर मैंने उसे न जगाया और गार से बाहर निकल आया। बाहर दिन की रोशनी थी मगर धूप नहीं थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। कमांडो खालिद ने मुझे बताया था कि टीले के पीछे एक जगह नदी बहती है। मैं टीले के पीछे आ गया। यहाँ नशेब में एक छोटी सी नदी बह रही थी जिसका पानी गदला गदला था। मैंने मुंह हाथ धोया, पानी को चखा तो वो कड़वा था। ये समंदर का पानी था और किसी खाड़ी से नदी की शक्ल में निकलकर उन टीलों में बह रहा था। मैं वापसी में गार में आ गया। खालिद जाग चुका था, उसने भी नदी पर जाकर मुंह हाथ धोया और वापस आ गया। हमने रात की खिचड़ी थोड़ी सी खाई। चाय की बड़ी तलब हो रही थी मगर चाय का थर्मस हम जल्दी में साथ लाना भूल गए थे। शाम तक हम गार के अंदर ही कभी सोकर और कभी बातें करके वक्त गुजार देते। अंधेरा होते ही शेर खान हमारे लिए खाना लेकर आ गया। उसके थैले में एक और थर्मस था। कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए चाय भी लाया हूँ। हम बड़े खुश हुए। खाना खाते हुए खालिद ने शहर के हालात पूछे। शेर खान बोला, द्वारका का शहर फौजी छावनी बन गया है। हर तरफ फौज के सिपाही और गाड़ियां फिर रही हैं। कई लोगों को फौज शक की बिना पर पकड़ कर ले गई है। शहर के 3 हिस्सों की तलाशी ली जा चुकी है। मेरा ख्याल है कल हमारे इलाके के मकानों की फौज तलाशी लेगी। मेरी दुकान पर तो गुरखा फौजी आ गए थे। चीजों को उलट पलट कर देखते रहे, फिर दुकान की पूरी तलाशी ली। मुझसे पूछगिछ भी की। मैं गुजराती ही बोलता रहा। मैंने अपने आप को हिंदू ही जाहिर किया। तुम लोग बताओ, इधर तो कोई नहीं आया? हमने कहा, नहीं, अभी तक तो यहाँ खैरियत है। शेर खान बोला, मैं आती दफा उस सड़क पर से होता हुआ आया हूँ जो द्वारका से आगे काठियावाड़ को जाती है। उधर भी फौज गश्त कर रही थी। तुम लोग अभी यहाँ से फरार नहीं हो सकोगे, लेकिन यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। जब शेर खान चला गया तो कमांडो खालिद कहने लगा, इसका मतलब है कि फौज ने सारे शहर को अपने महासरे में ले रखा है और हम बड़ी सड़क की जानिब से भी काठियावाड़ की तरफ फरार नहीं हो सकेंगे। मैं गार में बैठे बैठे एक ही दिन में तंग आ गया था। मैंने कहा, खालिद भाई, शेर खान हमें कुछ ज्यादा ही डरा रहा है। वो बहुत ज्यादा मुबालगे से काम ले रहा है। इंडियन आर्मी की रेजिमेंटें शहर में जरूर आ गई हैं और उन्हें आना भी चाहिए था। द्वारका में भारतीय हुकूमत को जो शदीद नुकसान पहुंचा है इसका तकाजा भी यही था, लेकिन इसके बावजूद हम तरबियत याफ्ता कमांडो हैं। हमें फरार की कोशिश जरूर करनी चाहिए। कमांडो खालिद पहले तो खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देख कर बोला, शेर खान ने जो कुछ बताया है वो 100% दुरुस्त होगा। हमें बहुत सोच समझ कर कोई कदम उठाना होगा। ताक में मोमबत्ती रोशन थी। गार के अंदर भी खामोशी थी और बाहर से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। हम थर्मस में से थोड़ी थोड़ी चाय प्यालियों में डालकर पी रहे थे। कल सारा दिन भी हमें यही चाय पीनी थी। मैं कोई बात करने लगा था कि अचानक हमें घर घर की आवाज सुनाई दी। मैं बोलते बोलते रुक गया। मैंने कमांडो खालिद की तरफ देखा। वो बोला, ये कैसी आवाज है? आवाज गार के बाहर से आ रही थी। आवाज रुक गई। मैंने कहा, ये फौजी ट्रक की आवाज थी। कमांडो खालिद जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जल्दी से ये सारी चीजें समेट कर किसी दूसरी जगह छुपा दो। हमने जल्दी जल्दी बर्तन
बर्तन, थर्मस और चटाई, मोमबत्तियों का पैकेट वहां से उठाकर गार के दूसरे दालान में ले जाकर एक सुतून के पीछे छुपा दिया। उसके बाद अपने अपने पिस्तौल निकाल लिए, मोमबत्ती बुझा दी और गार की दीवार को टटोल टटोल कर उस मकाम पर आ गए जहां गार का धाना था और जिसके आगे समंदरी सरकंडों की झाड़ियां थीं। हमने बड़ी एहतियात के साथ झाड़ियों को एक तरफ हटाया और सामने की जानिब निगाह डाली। वहां हमें कुछ नजर न आया। अचानक घर्र घर्र की आवाज दोबारा बुलंद हुई। मैं आर्मी का कमांडो था, फौरन पहचान लिया कि ये बड़े फौजी ट्रक के इंजन की आवाज है जिसे स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैंने खालिद को इशारा किया और हम गार के मुंह से निकलकर दाएं जानिब टीले की थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर ऊपर आकर अंधेरे में बैठ गए और देखा कि टीले से कुछ फासले पर जहां कच्ची सड़क थी और टीले के दाएं बाएं और अकब में भी फौजी गाड़ियों की नकलो हरकत हो रही थी। गाड़ियों की लाइटें रोशन थीं और फौजियों की ऊंची आवाजों में बातें करने की आवाज आ रही थी। कमांडो खालिद ने कहा, फौज इन टीलों की तलाशी लेने आई है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि नदी की तरफ से एक फौजी ट्रक पत्थरों पर उछलता हुआ हमारी तरफ बढ़ा। उसकी हेडलाइट्स रोशन थीं। हमने नीचे छलांगे लगा दी और गार के आगे सरकंडों में छुपकर ट्रक की रोशनियों को देखने लगे। इतने में एक के बाद एक दो रोशनी के राउंड फायर हुए। रोशनी के ये गोले पैराशूटों वाले थे जो ऊपर जाकर रोशन हो जाते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं। सारे इलाके में जैसे दिन चढ़ गया, हर तरफ टीलों में रोशनी हो गई। उस रोशनी में हमें गार वाले टीलों के सामने कितनी ही फौजी गाड़ियां नजर आईं, जिनमें से आर्मी के जवान कूद रहे थे। जो ट्रक हमारी तरफ आ रहा था वो हमारे टीले के करीब आकर रुक गया। मैंने खालिद का बाजू खींच कर कहा, अंदर आ जाओ, और हम दौड़कर गार में वापस आ गए और अंधेरे में ही जल्दी जल्दी दीवारों और सतूनों को टटोल टटोल कर गार के आखिरी सिरे पर जो पत्थरों के ढेर पड़े थे उनके पीछे छुप गए। खालिद ने कहा, अगर फौजी अंदर आ गए तो उनके पास टॉर्चें होंगी, वो हमें तलाश कर लेंगे। मैंने कहा, हम बाहर भी नहीं जा सकते कमांडर, इस गार में छुपने की यही एक जगह है। अब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। बाहर से फौजी गाड़ियों के रुकने और फौजी सिपाहियों के बोलने की आवाजें मुसलसल आ रही थीं। फिर ऐसा लगा जैसे फौजी टीलों पर चल फिर रहे हैं। वो धमाका करने वाले मुजाहिदीन को उन टीलों में तलाश करने आए थे। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि शेर खान मुबालगा नहीं कर रहा था। इंडियन आर्मी द्वारका शहर और उसके आसपास के सारे इलाके की छानबीन कर रही थी। इतनी बड़ी और कीमती लेजर गन की तबाही कोई मामूली नुकसान नहीं था। ये आर्मी हाई कमांड और इंडियन बहरिया के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा था। चुनाचे दोनों फौजों के यूनिट द्वारका में तूफानी तलाशियां ले रहे थे। हम अंधेरे में पत्थरों के पीछे छुपकर बैठे थे। साइलेंसरों वाले पिस्तौल हमारे हाथों में थे। कान बाहर की आवाजों पर लगे हुए थे। आंखें अंधेरे में गार के धाने की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। हम अंदर भी महफूज नहीं थे और बाहर भी नहीं निकल सकते थे। न जाने इसी तरह कितना वक्त गुजर गया। टीले के ऊपर फौजी सिपाहियों के चलने फिरने की आवाजें अब नहीं आ रही थीं। बाहर की आवाजें भी कुछ रुक गई थीं। मैंने खालिद से कहा, मेरा ख्याल है फौजी यूनिट चले गए हैं, चलकर देखते हैं। हम गार के सरकंडों में आ गए। सरकंडों में अंधेरा नहीं था, उन पर दूसरी जानिब से रोशनी पड़ रही थी। हमने बड़ी एहतियात से सरकंडों को जरा सा हटा कर देखा कि हमसे कोई 100-150 गज के फासले पर जो ट्रक खड़ा था वो उसी तरह खड़ा था और उसके पीछे दो और फौजी गाड़ियां खड़ी थीं। दो गाड़ियों के ऊपर आरजी बल्ब लगाकर उन्हें रोशन कर दिया गया था। इस रोशनी में हमें 15-20 फौजी सिपाही इधर उधर चलते फिरते दिखाई दिए। हम वहीं से उठे और दबे पांव गार में आकर वापस पत्थरों की ओट में छुप कर बैठ गए। खालिद बोला, इन फौजियों ने तो यहाँ छावनी डाल ली है। मैंने कहा, जब तक वो इस सारे इलाके का सर्वे नहीं कर लेते वापस नहीं जाएंगे। खालिद ने कहा, ये पहाड़ी टीले तो काफी दूर तक फैले हुए हैं, फौज के आगे दूरी नजदीकी कुछ नहीं होती, हमें लामहाला इसी जगह छुपे रहना होगा। इस तरह सारी रात गुजर गई। रात के 4 बज गए। इस दौरान कभी थोड़ी देर के लिए मैं आंख झपक लेता और कभी कमांडो खालिद आंख बंद कर लेता। जब दिन के 5 बज गए तो खालिद ने कहा, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही, मेरा ख्याल है फौजी चले गए हैं, आओ चलकर देखते हैं। गार में अंधेरा था मगर रात वाली तारीकी नहीं थी। गार के धाने की जानिब से दिन की बहुत ही कमजोर सी फीकी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। हमने सरकंडों को हटाकर देखा कि दिन निकल आया था मगर सारे इलाके में फौजी गाड़ियां उसी तरह खड़ी थी। एक तरफ 2-4
4 फौजी कैंप भी लगे हुए थे और धुआं भी उठ रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, यहाँ फौज ने कैंप लगा रखा है, लंगर पर चाय नाश्ता तैयार हो रहा है। रात वाला फौजी ट्रक बदस्तूर गार से थोड़े फासले पर खड़ा था। हम वापस गार के अंदर आ गए। खालिद कहने लगा, यहाँ से निकलना तो खतरे वाली बात है, ये सारा इलाका फौज की जद में है, हम फौरन पकड़ लिए जाएंगे। इतने में टीले के ऊपर एक बार फिर फौजियों के चलने फिरने की आवाजें सुनाई देने लगी। खालिद गार की छत की तरफ देखने लगा। बोला, मैं सोचता हूँ शेर खान रात को आने वाला है, कहीं वो पकड़ा न जाए। खालिद की ये तशवीश हक बजानिब थी, क्योंकि अगर फौज ने वाकई उस सारे इलाके को घेरे में ले लिया था तो फिर उधर से कोई भी सिविलियन गुजरता हुआ पकड़ा जा सकता था। ये मैं और खालिद ही जानते हैं कि हमने सारा दिन उस गार में कैसे गुजारा। हर वक्त धड़का लगा था कि अभी कोई फौजी दस्ता अंदर आकर हमें पकड़ लेगा। हैरानी की और खुशकिस्मती की बात थी कि अभी तक उन्हें इस गार का पता नहीं चल सका था। मैंने खालिद से कहा, इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये गुरखा और जाट फौजी यूनिटें हैं। इन पहाड़ी इलाकों के नशीबो फराज से ये नावाकिफ हैं। जब हमारी घड़ियों पर शाम के 7 बज गए तो हमारी तशवीश में इजाफा होने लगा, क्योंकि शेर खान के आने का वक्त हो गया था। एक ख्याल ये भी था कि शायद उस तरफ रोशनी में फौजी ट्रकों और फौजी यूनिट की नकलो हरकत को देखकर वो वापस चला जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। हमने रात का बचा हुआ खाना खाकर और थोड़ा पानी पीकर गुजारा कर लिया था। हमने पत्थरों के ढेर के पीछे छुपकर ही सारा दिन निकाल दिया था। जब रात के 10:05 हुए तो हमें गार में किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमने अपने अपने पिस्तौल सीधे करके पोजीशन ले ली। यही सोचा कि अगर भारतीय फौजी हों तो आखिरी गोली तक मुकाबला करेंगे। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर ये भारतीय सिपाही होते तो जरूर टॉर्च रोशन करते। इतने में किसी ने आहिस्ता से मेरा नाम लेकर आवाज दी। ये आवाज शेर खान की थी। कमांडो खालिद ने धीमी आवाज में कहा, शेर खान तुम हो? वो बोला, हाँ। तुम लोग किधर हो? हमने कहा, दीवार के साथ बिल्कुल सीध में आ जाओ। शेर खान टटोल टटोल कर हमारे पास आ गया। उसका सांस फूला हुआ था। कहने लगा, खुदा का शुक्र है तुम मिल गए। मैं तो समझ रहा था कि तुमको फौज ने गिरफ्तार कर लिया होगा। बाहर तो हर तरफ फौज ही फौज है। मैंने कहा, ये बताओ कि यहाँ से निकलने की क्या तदबीर हो सकती है? शेर खान बोला, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने ही आया हूँ। खाना साथ लाया था, मगर फौजी गाड़ियों को देखकर मैंने थैला एक जगह छुपा दिया और खुद खुफिया रास्ते से रेंगता हुआ गार तक पहुंचा हूँ। खालिद ने पूछा, क्या यहाँ से निकलने का कोई खुफिया रास्ता भी है? शेर खान ने आहिस्ता से कहा, एक रास्ता है, मेरे पीछे चले आओ, जल्दी करो। और हम उसके पीछे पीछे चलते गार के धाने से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही हम जमीन पर शेर खान की हिदायत के मुताबिक औंधे लेट गए और टीले के पहलू वाली दीवार के साथ साथ रेंगने लगे। खुदा जाने हम कहां तक रेंगते चले गए। शेर खान आगे आगे रेंग रहा था। हमारी कोहनियां पत्थरों पर रेंगने की वजह से छिल गई थी। कोई गहराई आ जाती तो हम बैठकर आगे बढ़ने लगते, जमीन ऊंची हो जाती तो फिर रेंगना शुरू कर देते। इसी तरह हमने काफी फासला तय कर लिया। तब शेर खान ने कहा, अब हम खतरे से बाहर हो गए हैं, उठकर चल सकते हैं। हम खड़े होकर चलने लगे। शेर खान हमें पहाड़ियों का एक लंबा चक्कर काट कर निकाल लाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।